हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपने आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में रफ्तार सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 4 क्लास, जो कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है महाजनपद काल। तो महाजनपद काल में किस टाइप के क्वेश्चन जो है एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आइए उनको देखते हैं। ये समझते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है 16 महाजनपद। तो आपने ये चीज़ सुनी होगी, 16 महाजनपद में सबके नाम और उनकी राजधानी जो है वो पूछी जाती है। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। 16 महाजनपद शक्तिशाली राज्य थे जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास उत्तर वैदिक काल के छोटे जनपद से विकसित होकर उभरे थे। सिंधु गंगा के मैदान और उत्तरी दक्कन क्षेत्र में फैले इन राज्यों में मगध है, कौशल है, कुरु और पांचाल जैसे प्रमुख राज्य शामिल थे। प्रत्येक महाजनपद में किलेबंद राजधानियां, संगठित प्रशासनिक व्यवस्थाएं और समृद्ध कृषि द्वारा समर्थित स्थायी सेनाएं भी विकसित हुआ करती थी। आगे है, इस काल में व्यापार, शहरीकरण और लौह प्रौद्योगिकी में प्रगति ने इस क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया था। इसके अतिरिक्त नए धार्मिक और दार्शनिक विचार पनपने लगे, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन में योगदान मिला। महाजनपदों में शक्तिशाली साम्राज्यों की नींव रखी गई और अंततः मौर्य के अधीन मगध का प्रभुत्व स्थापित हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि महाजनपद जो है कहाँ से आए थे और इनके किस तरह से आगे विकसित होते रहे। आइए समझते हैं 16 महाजनपद। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं, प्राचीन भारत में 16 महाजनपद शक्तिशाली राज्य थे। इनका उदय छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था और ये मुख्यतः सिंधु गंगा के मैदानों और उत्तरी दक्कन में स्थित थे। इन राज्यों में इनमें राज और गणराज्य दोनों शामिल थे। उस समय से राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सदृश प्रशासनिक व्यवस्था और सैन्य संरचनाएं विकसित की, जिससे कि मौर्य साम्राज्य के अधीन मगध जैसे बड़े साम्राज्यों की नींव पड़ी। काफ़ी चीज़ अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 16 महाजनपद को देखते हैं कि 16 महाजनपद जो है वो किस तरह से थे और उनका क्या नाम था, क्योंकि एग्जाम्स में जो है वो 16 महाजनपद और उससे पूछी गई जो राजधानियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं एग्जाम्स में। तो आपके लिए काफ़ी होने वाला है, एक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो पहला है उसका नाम है महाजनपद अंगा। तो अंगा की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगी, तो चंपा हो जाएगी। और इस समय ये कहाँ पे है, मुंगेर और भागलपुर बिहार में ये मौजूद है इस समय, आधुनिक समय में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा महाजनपद, जो कि है मगध। तो मगध की राजधानी जो है राजगृह या फिर पाटलिपुत्र हो जाएगी। और इस समय ये कहाँ पे है, ये पटना बिहार में है। नालंदा, गया, पटना बिहार। तो यहाँ पे ये मौजूद है इस समय में। अगला महाजनपद जो है वो है कसी। तो कसी की राजधानी ही कसी हुई और ये वाराणसी में, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसे काशी, कसी जो भी है इस तरह से वहाँ के लोग बोलते हैं, काशी बोलते हैं, कसी बोलते हैं। तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। अगला महाजनपद है हमारा वत्स। तो वत्स की जो राजधानी है वो है कौशाम्बी। तो अब ये याद रखेंगे और ये उत्तर प्रदेश में है, मतलब कि प्रयागराज। तो वहाँ पे ये मौजूद है इस समय में। फिर अगला है महाजनपद कौशल। तो कौशल की जो राजधानी है वो श्रावस्ती है और ये इस समय अवध उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो आप ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखेंगे इसको। फिर है अगला हमारा सौरसेना। तो सौरसेना की इंपॉर्टेंट राजधानी जो है ये मथुरा हो जाएगी और ये मथुरा उत्तर प्रदेश आज के समय में यहाँ पे मौजूद है। फिर है अगला हमारा महाजनपद पांचाल। तो पांचाल का जो राजधानी है वो अक्षी छत्र है। तो अही छत्र हो जाएगा और ये बदायूं उत्तर प्रदेश में मौजूद है, बरेली और बदायूं के आसपास। फिर अगला हमारा महाजनपद आता है कुरु। तो कुरु की जो राजधानी है वो हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है इस समय, आज के समय में। फिर है अगला महाजनपद हमारा मत्स्य और ये विराटनगर में मौजूद है। इसका जो राजधानी है ये विराटनगर है और ये जयपुर राजस्थान में इस समय, आज के समय में मौजूद है। फिर अगला हमारा महाजनपद है जो कि है चेदी। तो चेदी की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी सोथीवती। तो सोथीवती ये हमारे बुंदेलखंड और यूपी में स्थित है, मतलब मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में ये मौजूद है। अगला है महाजनपद हमारा अवंती। अवंती जो है उसकी राजधानी जो है उज्जैन हो जाएगी और महिष्मती हो जाएगी और ये मालवा मध्य प्रदेश में मौजूद है। तो आप इसको भी याद रखें। अगला है हमारा महाजनपद गांधार। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला हो जाएगी और इसका जो इस समय का मौजूदा स्थान है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास है। फिर है अगला हमारा कंबोज। कंबोज की राजधानी राजापुरा हो जाएगी और ये काबुल घाटी जो कि अफगानिस्तान और कश्मीर के आसपास में मौजूद है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है महाजनपद अस्माक। तो अस्माक की जो राजधानी है वो पैठण हो जाएगी और ये जो है गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र में
मौजूद है आज के समय में। फिर अगला है हमारा राजधानी वज्जी, और वज्जी की जो है राजधानी महाजनपद है वज्जी, और इसकी राजधानी वैशाली, और ये इस समय वैशाली बिहार में मौजूद है। फिर है मल्ला, महाजनपद है और इसकी राजधानी कुशीनगर, और ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये 16 महाजनपद हो गए जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से आप इनका नाम, महाजनपद का नाम और राजधानी एक बार फिर से देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। महाजनपद अंगा की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगी, वो चंपा हो जाएगी। फिर है मगध की राजधानी, वो राजगीर और पाटलिपुत्र हो जाएगी। काशी या फिर जो है इसकी राजधानी जो है काशी हो जाएगी। वत्स इसकी राजधानी कौशाम्बी। कौशल इसकी राजधानी जो है श्रावस्ती। सौरसेना इसकी राजधानी मथुरा। पांचाल इसकी राजधानी जो है अहिच्छत्र हो जाएगी। कुरु इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। मत्स्य इसकी राजधानी विराटनगर। फिर है अगला हमारा चेदी, इसकी राजधानी पोथीवती हो जाएगी। अवंती महाजनपद है, उसकी राजधानी उज्जैन या महेशमती में से एक हो जाएगी। गांधार ये तक्षशिला हो जाएगी इसकी राजधानी। कंबोज ये राजापुर हो जाएगा। फिर है अगला अस्माक, ये पैटर्न हो जाएगी इसकी राजधानी। वज्जी, वज्जी की राजधानी वैशाली। और मल्ला, मल्ला की राजधानी कुशीनारा हो जाएगी। तो आपने देख लिया होगा ये 16 महाजनपद है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। आइए बढ़ते हैं 16 महाजनपदों का उदय। तो 16 महाजनपदों का उदय किस तरह से हुआ था, तो आप देखेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूर्ववर्ती जनपदों के एकीकरण से 16 महाजनपद शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरे थे। इस परिवर्तन के दौरान राजनीतिक, सैन्य और प्रशासनिक संरचनाओं का विकास हुआ, जिससे प्राचीन भारत के परिदृश्य को आकार मिला। तो ये था 16 महाजनपद का उदय, इस तरह से ये उदय हुआ था। फिर अगला है हमारा 16 महाजनपदों का विशेषताएं। तो 16 महाजनपदों की विशेषताएं क्या क्या थी, जैसे हम देखेंगे। 16 महाजनपद प्राचीन भारतीय राज्य थे जिनकी प्रशासनिक संरचनाएं, समाज, अर्थव्यवस्थाएं और सैन्य प्रणाली जो है विविध थी। उनकी अनूठी विशेषताओं में सुव्यवस्थित शासन, समृद्ध व्यापार और धार्मिक विविधता शामिल थी, जिसने प्राचीन भारत में सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास की नींव रखी थी। अगला आता है हमारा इंपॉर्टेंट है जो कि है 16 महाजनपदों का महत्व, किसका हमारे जो है भारत पे किस तरह से महत्व था। तो 16 महाजनपदों का महत्व प्राचीन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के आधारभूत काल के रूप में उनकी भूमिका में निहित थी। इस युग में जो है प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ था, शहरीकरण और स्थायी राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासतों की स्थापना हुई थी, जिसने भारतीय इतिहास के भविष्य को एक अच्छा आकार दिया था। तो 16 महाजनपदों के जो महत्व था हमारे भारत के लिए, वो एक राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासतों की स्थापना हुई, जिसने कि आने वाले भारत को एक इतिहास के भविष्य का आकार दिया था कि इस तरह से चीज़ें जो हैं हमारे काम आएँगी, इस तरह से शासन प्रणाली चलनी चाहिए, राजनीति कैसी होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमें भारत में बहुत सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती हैं और सीखने को मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एमसीक्यूज़, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और किस तरह से ये जो है एनटीपीसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो इसमें आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें कौन-सी जोड़ी गलत है। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे, ये है ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार, और इनका संबंध गुप्त से है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे, बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की थी। इसके पूर्व यहाँ जो है बृहदत्त का शासन था। बिंबिसार ने जो है अरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाई थी। तो आप इसे समझ गए होंगे कि बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, ना कि गुप्त वंश की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिंबिसार जो है उसने गुप्त वंश की नहीं, उसने यहाँ पे हर्यक वंश है उसकी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, राजा ने चोल वंश की, और कनिष्क ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, लेकिन बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। आइए बढ़ते हैं आगे। इसमें क्वेश्चन आया है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन-सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी इसमें से कौन-सी थी? तो जैसे ही आपने ऊपर देखा था, मगध साम्राज्य की राजधानी इसमें से रही थी राजगीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो राजगीर थी। जैसे ही आप नीचे देख पा रहे हैं कि प्राचीन भारत में 16 जनपदों में से एक था मगध, और यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था। इसकी प्राचीन राजधानी राजगीर या फिर राजगीर थी, या फिर जो है गिरिवृक्ष थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। हालांकि शिशुनाग ने शासन काल में राजगीर के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई थी। तो मगध साम्राज्य जो था उसकी राजधानी क्या थी? तो राजगीर थी। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है,
प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशल। तो प्रारंभिक में, प्राचीन काल में इसे अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। जैसे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन भी हमारे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें आप देख रहे हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पश्चात कितने धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था? तो कितने धार्मिक जो है संप्रदायों का उदय हुआ था? तो आप देख पा रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है हमारा 62, 62। आपने देखा कि 62 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे आप देख पा रहे होंगे कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में समाज में जो है व्याप्त ब्राह्मणवादी कर्मकांड, यज्ञ बलि की अधिकता और जटिल धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था। इस दौरान जो है अनेक दार्शनिक विचारकों ने नए मत और संप्रदायों की स्थापना की। बौद्ध ने जैन ग्रंथों के अनुसार इस काल में कुल 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 जनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 जनपदों का एक बौद्ध ग्रंथ है, वो कौन-सा है? तो वो है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, आपका राइट आंसर जो है अंगुत्तर निकाय हो जाएगा, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है और 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। ऐसे नीचे आप देख रहे हैं, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथों में 5 निकायों में से एक है, जो सुत्त पिटक के अंतर्गत आता है। इसमें विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेश संग्रहित है। इस ग्रंथ में भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो 16 महाजनपद 600 से ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व के बीच में मौजूद थे। भारत के प्रमुख राजनीतिक क्षेत्र थे और ये महाजनपद तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को दर्शाते थे। आगे आता है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने इसको अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को? तो वो था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। जैसे आप नीचे देख पा रहे हैं कि वर्तमान पटना को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई थी। जो इस समय पटना शहर है, वहाँ उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और वही चंद्रगुप्त मौर्य की पहली राजधानी थी। पहले पाटलिपुत्र मगध राज्य का एक महत्वपूर्ण नगर था, लेकिन मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में इसे अपनी पहली राजधानी घोषित की थी। इससे पहले मगध की राजधानी राजगृह थी, जिसके बाद ये पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इस पे स्टार मार्क कर लीजिए और इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था क्या? मगध। ऑप्शन नंबर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर हो जाएगा। एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर कौन था? तो वो था मगध। 6ठी शताब्दी जो है, 6ठी शताब्दी में मगध भारत की सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। प्रारंभिक महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली बना, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति जो है, सामरिक शक्ति और कुशल शासकों ने इस पे विस्तार का अवसर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, जो कि है, भारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है। तो भारत के अनुसार जो है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ पे? तो ये थी जो है अहिछत्र में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अहिछत्र में जो है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी मौजूद थी। जैसे हम इसे देख पा रहे हैं कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र थी। उत्तरी पांचाल महाजनपद को 2 भागों में बांटता था, एक उत्तरी पंचाल था, एक दक्षिणी पंचाल। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी जो है अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी वर्तमान में जो कालपीय उत्तर प्रदेश में है, वो थी। तो कालपीय शहर है उत्तर प्रदेश में, वो थी जो है महाभारत के अनुसार पांचाल की राजधानी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखेंगे, ये ऑप्शन नंबर सी अवंतिका उज्जैन का प्राचीन काल का नाम था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किस शासक ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो वो कौन था? वो थे हम ऑप्शन नंबर सी उदयन द्वारा। तो उदयन द्वारा वो शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में की थी। तो आप इसे याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा,
गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो कौन सा महाजनपद था? ये था अस्सक। तो अस्सक था हमारा गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, अस्सक जो अश्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह 16 महाजनपदों में से एक था और दक्षिण भारत के स्थित एकमात्र महाजनपद था। अक्सर की राजधानी कोटली या फिर जो है पय्याटन वर्तमान में पैठण महाराष्ट्र में ये मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो किस शताब्दी में हुआ था? ये जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो 6वीं शताब्दी में हुआ था। जैसे नीचे देख पा रहे हैं आप, मगध साम्राज्य का प्रथम उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। इस समय हर्यक वंश ने शासकों विशेष रूप से बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व और अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व में शासन किया था। मगध का तेजी से विस्तार हुआ था यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे नीचे देखें आप कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली जो है वर्तमान में बिहार में स्थित है तथा वज्जी महासंघ का हिस्सा है। लिच्छवी शासन गणतंत्र व्यवस्था पर आधारित था, जहां राज्य का प्रशासनिक संघीय प्रणाली के तहत किया जाता था। शासन में निर्णय संघ राज्यसभा के मध्य जो है माध्यम से लिए जाते थे, जिसमें विभिन्न कुलों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मगध का कौन सा सम्राट जो है अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था? अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता था। तो ये कौन था? ये महापद्मानंद था। तो महापद्मानंद जो है अप्रो परशुराम के नाम से इसे जाना जाता था। तो इसकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद जो है बुक किस तरह से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने क्वेश्चन देख लिया होगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।